16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने इंडियन आर्मी के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। भारत पाकिस्तान का 1971 का जो युद्ध था, ये दुनिया में सबसे कम समय में चलने वाला बहुत बड़ा युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध को भारतीय सेना ने सिर्फ 13 दिन में जीता था। एक तरफा जीत पाकिस्तान पे हासिल की थी, और ना ही सिर्फ जीता बल्कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण भी भारतीय सैनिकों ने किया था। अब ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकी क्योंकि इन सब के पीछे थे एक पावरफुल लीडरशिप। वो पावरफुल लीडरशिप जिन्होंने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटने पे लाया, जिसने पाकिस्तान को एक तरफा हराया, जिसने एक नए राष्ट्र का निर्माण की। वो पावरफुल लीडरशिप का नाम है सैम बहादुर मानेकशॉ। भारत के पहले फील्ड मार्शल पद्म विभूषण से सम्मानित सैम बहादुर मानेकशॉ ने ना ही सिर्फ 1971 का वॉर बल्कि 1948 का कश्मीर का मुद्दा, 1965 में जो हुआ था भारत पाकिस्तान का वॉर, और 1969 में नागालैंड में जो प्रॉब्लम चल रही थी, इन सारे समस्याओं के ऊपर अपने लीडरशिप क्वालिटी के चलते पूरी तरीके से जीत हासिल की। सैम बहादुर मानेकशॉ की पर्सनालिटी और एटीट्यूड इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि उस समय पे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी उनसे खौफ खाती थी। इंदिरा गांधी को भी ये डर लगा हुआ रहता था कि कहीं ये अपना तख्ता बदल के अपनी सरकार पलट के खुद सरकार न बन जाए। लेकिन उस समय में मानेकशॉ ने क्लियर कर दिया था कि मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आर्मी ही मेरी लाइफ है और पॉलिटिक्स में आप ही इंटरेस्ट दिखाइए। ये जबरदस्त पर्सनालिटी थी सैम बहादुर मानेकशॉ। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं, दिलचस्प कहानियां हैं सैम बहादुर मानेकशॉ की, जो शायद आपको पता नहीं होगी, जो आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है जय नाइक और आप देख रहे हैं जय नाइक टॉक्स। Put 9 bullets into my stomach. My lungs, liver, kidneys, intestines, everything was perforated. Nobody thought I'd ever live. My father, who was a doctor, wrote to me when I was in hospital, "My son, you've been shot through the lungs. If you smoke a cigarette, you'll be a dead man. You'll be shot through the kidneys and your liver. If you drink, you'll be a dead man." I listened to him and I nearly died. 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में सैम बहादुर मानेकशॉ का जन्म होता है। सैम बहादुर मानेकशॉ का पूरा नाम था सैम हरमुसजी फ्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ, जिनके पिताजी एक डॉक्टर थे और सैम बहादुर भी उनकी तरह एक डॉक्टर ही बनना चाहते थे। पढ़ाई में बड़े अव्वल थे, होशियार थे, और इसके लिए उन्होंने अच्छी पढ़ाई की ताकि उन्हें कैम्ब्रिज में जाके डॉक्टर की पढ़ाई करनी। लेकिन उनके पिताजी ने सैम की कम उम्र को देखते हुए कैम्ब्रिज नहीं भेजा, और इसी चीज से गुस्सा होते हुए अपने पिताजी से सैम बहादुर मानेकशॉ ने 18 महीनों तक बात नहीं की। उसके बाद में उन्होंने गुस्से में आके दिल्ली चले गए, और दिल्ली में वहां पे भारतीय फौज का निर्माण करना चालू था। मिलिट्री एकेडमी के द्वारा ओपन कंपटीशन शुरू थे। उस कंपटीशन में सैम बहादुर मानेकशॉ पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं से उनका मिलिट्री करियर जो है वो शुरू हो जाता है। देखिए, कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। सैम बहादुर मानेकशॉ के बारे में भी वही हुआ। उनको बचपन में पॉजिटिवली डॉक्टर बनना था, लेकिन वो बन नहीं पाया और एक्सीडेंटली उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन की, और जिसके बाद वो इतने बड़े पद पे गए जिन्होंने इतने बड़े बड़े पराक्रम किए। देखिए, उस समय पे मिलिट्री में जो लोग काम करते थे उनकी पढ़ाई उतनी अच्छी हुआ नहीं करती थी, क्योंकि वो फाइनेंशियल कंडीशन के चलते मिलिट्री ज्वाइन करते थे। उस समय पे ब्रिटिश सरकार हुआ करता था, भारतीय सेना ये नहीं थी। भारतीय सेना जो थी वो ब्रिटिश के अंडर में लड़ती थी, भारतीय लोग लड़ते थे। उस समय पे सैम बहादुर मानेकशॉ ये पढ़े लिखे थे, अच्छे थे, अव्वल आते थे, पढ़ाई में बड़े ही होशियार थे, क्योंकि उनको डॉक्टर बनना था। तो इनका ये जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, इसकी वजह से मिलिट्री में इनको बहुत ही जल्द जो है प्रमोशंस मिलने लगे। फिर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, और वहां पे फिर सैम बहादुर मानेकशॉ की बहादुरी पूरे दुनिया को पता चलती है। बर्मा यानी म्यांमार में ब्रिटिश सरकार जापान से लड़ रहा था। उस समय पे ब्रिटिश सरकार के अंडर में पूरे भारतीय सैनिक जो है वो लड़ रहे थे, और एक जगह पे पूरा मोर्चा संभाला हुआ था सैम बहादुर मानेकशॉ ने। जापानी सैनिक के साथ झड़प होती है सैम बहादुर मानेकशॉ की, और सैनिक सैम बहादुर मानेकशॉ के करीब आके पेट में बंदूक लगा के 9 गोलियां चला देता है, और उसके बावजूद भी सैम बहादुर मानेकशॉ बहादुरी से लड़ते रहते हैं। और उनको इस तरीके से लड़ता देख कमांडिंग ऑफिसर डेविड कॉन जो है वो अपने व्हीकल से नीचे उतरते और अपने कंधे के ऊपर ऑनरेबल जो क्रॉस है वो उतार के सैम बहादुर मानेकशॉ के कंधे पे लगा देते हैं, और कहते हैं कि मरने के बाद तो सभी लोग मेडल देते हैं, लेकिन इस तरीके से लड़ता मैंने आज तक किसी को नहीं देखा।
फिर बाद में लड़ते लड़ते वो घायल हो जाते हैं। उसके बाद में सैम बहादुर को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में जैसे ही डॉक्टर इलाज करने के लिए शुरुआत करते हैं, वहां पे सैम बहादुर का सेंस ऑफ ह्यूमर का भी इंट्रोडक्शन जो है वो पूरे दुनिया को होता है। डॉक्टर उनको पूछते हैं कि आपको क्या हुआ, तो वो हंसकर जवाब देते हैं कि किसी गधे ने मुझे लात मार दी, उसकी वजह से पेट में से खून बह रहा है। डॉक्टर हंसते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि इस हालत में भी अगर इस तरीके का आपका एटीट्यूड है, ये सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो आप डिजर्व करते हो और भी जीना। क्योंकि सैम बहादुर अगले और 90 साल तक जीने वाले थे, इसकी वजह से 9 गोलियां उनकी कुछ नहीं बिगाड़ पाई। फिर आगे 1947 में भारत को आजादी मिलती है, साथ ही साथ पार्टीशन भी होता है और जिस यूनिट में 4th यूनिट में सैम बहादुर काम किया करते थे, जिस यूनिट में वो सोल्जर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए उनका प्रमोशन हो गया था, वो यूनिट पाकिस्तान के हिस्से में चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है और वहां पे फिर पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी आर्मी सरकार सैम बहादुर को बुलाते हैं कि आप पाकिस्तान की तरफ आइए। लेकिन सैम बहादुर असली पेट्रियट थे, उनको पता था कि ये देश मेरा है, तो वो देश में ही रुकते हैं और भारत को भी उस समय पे जरूरत थी सैम बहादुर की। फिर सैम बहादुर की कितनी बड़ी जरूरत इंडियन आर्मी और इंडियन सरकार को थी, 1 साल बाद ही पता चलता है जब 1948 में कश्मीर का मुद्दा ऊपर आता है। अब कश्मीर का मुद्दा आपको पता है कि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट था जिसको ये डिसाइड करना था कि पाकिस्तान में जाना है या हिंदुस्तान में, और दोनों के साथ में कॉमन एग्रीमेंट करके दोनों के आर्मी को इनवाइट करा देते हैं। पाकिस्तानी आर्मी जो है आधे कश्मीर तक घुस जाती है और उसके बाद जो कश्मीर के राजा थे उनको हिंदुस्तान में आना होता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो उस समय पर प्रधानमंत्री थे, उनका एक कहना होता है कि आर्मी भेज के इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, वैसे ही बातचीत करके यूनो भी इसमें दखल देगा। और ये चीज सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस समय पे गृह मंत्री थे, उनको ये पसंद नहीं आती है और वो वहां पे मानेक शाह को भेज देते हैं। मानेक शाह को कहते हैं कि आप जाके आपके सोल्जर के ताकत के साथ पाकिस्तानियों ने जितना भी कश्मीर जीता है उनको वहां से खदेड़िए। मानेक शाह जाते हैं, कश्मीर में जितने भी पाकिस्तानी सैनिक थे या जो भी आतंकवादी वहां पे उस समय पे थे उनको खदेड़ देते हैं, वापस ले जाया जाता है और उसी समय पे फिर युद्ध विराम हो जाता है। यूनो जो है वो युद्ध विराम जो है वो घोषित कर देता है और ये चीज से मानेक शाह बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं। मानेक शाह जवाहरलाल नेहरू से कहते हैं कि मुझे बस 48 घंटे दीजिए, मैं पूरा का पूरा कश्मीर जो है वो खाली करके आपके हाथ में दे दूंगा, बस मुझे 48 आवर्स लीजिए। लेकिन उस समय पे जवाहरलाल नेहरू जो मानेक शाह से ज्यादा भरोसा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पे करते हैं और यूनो जो है वहां पे युद्ध विराम घोषित कर देता है और तभी से आज तक जो पीओके है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो पाकिस्तान के हाथ में ही है। अब बात करते हैं 1970 वॉर की, जिसके लिए सैम मानेकशॉ सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर है। पहले बैकग्राउंड जानते हैं कि वॉर हुआ कैसे, भारत और पाकिस्तान में वॉर छिड़ा कैसे। देखिए 1947 में भारत जब आजाद हुआ था उस समय पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, जहां पे 2 टाइप के पाकिस्तान बने थे, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान मतलब जो आज का समय का पाकिस्तान है वो, और ईस्ट पाकिस्तान मतलब आज के समय का बांग्लादेश। और 1970 में पहली बार जनरल इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में। लेकिन जब तक जनरल इलेक्शन नहीं होते, ये जो 20 साल थे, जो पाकिस्तान में बांग्लादेशी लोग जो थे उस समय पे इस पाकिस्तान में रहते थे, उन पे कई ज्यादा अत्याचार पंजाबी पाकिस्तानी द्वारा हुए। जो वेस्ट पाकिस्तानी थे उनके ही आर्मी ने कई औरतों पे बलात्कार किए, कई लोगों के यौन शोषण किए, जिनको भी देखते थे गोली मारते थे। 20 साल तक ये जो बंगाली पाकिस्तानी थे, जो ईस्ट पाकिस्तान थे, उन्होंने झेला, उन्होंने सहा। और उसके बाद में मुजब्बिर रहमान जो उनके नेता थे, उन्होंने फिर इंडिपेंडेंस बांग्लादेश की मांग की और उसी अवामी लीग को बहुत ज्यादा मेजॉरिटी सीट्स 1970 के पहले जनरल इलेक्शन में मिले। लेकिन उनका वो जीत वेस्ट पाकिस्तानी और कुछ पंजाबी पाकिस्तानी सरकार थी उनकी, उसको ये एक्सेप्टेबल नहीं थी और उसी के चलते खुद के ही देश में आर्मी घुसा दी, जो अत्याचार करने लग गई थी उस समय पे बांग्लादेश में, मतलब इस पाकिस्तान में। और यहाँ पे फिर इंदिरा गांधी को ऐसे लगा कि इंडिपेंडेंस बांग्लादेश के साथ अब इंडिया को खड़ा होना चाहिए और इंदिरा गांधी ने ये घोषित किया कि हम बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं। पर उस समय पे युद्ध छिड़ना लाजमी था और इसी के लिए अप्रैल महीने में सैम बहादुर मानेकशॉ को इंदिरा गांधी ने बुलाया और कहा कि आप जो है पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छिड़ दो। वहां पे सैम बहादुर मानेकशॉ जो बहादुर थे, वो किसी से नहीं डरते थे। उन्होंने इंदिरा गांधी से सीधा कहा कि इंडियन आर्मी इस समय पे युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अगर आज के समय पे हम युद्ध छेड़ते भी है, पूरी तरीके से हमें हार का सामना करना होगा।
उस समय पे मंत्री जगजीवन राम ने कहा ऐसे ही मजाकी में कि कर दीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है। तब उस समय पे सैम बहादुर बहुत ज्यादा चिढ़ गए थे। उन्होंने कहा कि आपको ये मजाक लग रहा है कि कर दीजिए। उसके बाद में इंदिरा गांधी को ये समझ में आ गया कि सैम मानेकशॉ जो अपने तरीके से काम करते हैं, इनके ऊपर हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने सैम बहादुर मानेकशॉ को कहा कि आप बताइए कि कब युद्ध करना है, क्योंकि युद्ध तो करना होगा तभी जाके बांग्लादेश आजाद होगा। तो फिर सैम बहादुर ने कहा कि हम दिसंबर में युद्ध करेंगे और बहुत जल्द इस युद्ध को खत्म भी करेंगे। पूरा समय जो है अप्रैल से लेकर दिसंबर तक सैम बहादुर ने पूरी प्लानिंग की, पूरी तैयारी की। और उसके बाद में 3 दिसंबर 1971 को ये वॉर छिड़ा गया। पाकिस्तान की तरफ से हमारे कुछ एयरवेज पे हमला किया गया, बदले में फिर हमने किस तरीके से उनको शिकस्त दी ये सबने हमने देखा। और 13 दिसंबर 1971 को 93,000 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे, इन्होंने अपनी टोपी अपनी पगड़ी उतार के सैम मानेकशॉ के पैरों में रख दी। और ये सब कुछ हुआ सैम बहादुर के इंटेलिजेंस की वजह से, सैम बहादुर के लीडरशिप की वजह से, पेशेंस की वजह से। महज 13 दिन में ही भारत ने इस युद्ध को जीत लिया था। फिर 1971 के वॉर के बाद उनको ये बड़ा रिकॉग्निशन मिला, बहुत ज्यादा चर्चा उनके नाम की हुई, क्योंकि एक तरफा जीत था। और इसी के कारण इंदिरा गांधी भी डरने लग गई थी। इंदिरा गांधी ने उनको बुलाया और कहा कि मुझे बहुत सारे लोग बता दे कि आप जो है बहुत ताकतवर है, आपके पास इतनी बड़ी सेना है, और आप जो है पॉलिटिक्स में आके जैसे पाकिस्तान आर्मी करती है कि वहां पे सरकार को हटा के खुद वहां की सरकार बन जाती है, कि क्या आप भी मेरा तख्ता पलट के आप खुद सरकार बन जाओगे। तो यहाँ पे मानेकशॉ ने कहा कि मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ आर्मी में इंटरेस्ट है, सिर्फ आर्मी ही मेरी लाइफ है। तो इसलिए आपको पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग दी गई है, आप पॉलिटिक्स कीजिए, मुझे मिलिट्री की ट्रेनिंग दी गई है, मैं मिलिट्री का ही काम करूंगा। और जिस समय पे इंदिरा गांधी मानेकशॉ पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही थी, उस समय पे मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी जी से कहा था कि आपकी भी नाक लंबी है और मेरी भी नाक लंबी है, और जिनके नाक लंबे होते हैं वो किसी के सामने झुकते नहीं, तो मुझे झुकाने की कोशिश मत कीजिएगा। यही एटीट्यूड, यही बात करने का तरीका और यही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात करते थे मानेकशॉ। और आगे फिर 1973 में उनको फील्ड मार्शल के नाम से भी नवाजा गया, जो इंडियन सेना में, भारतीय सेना में सर्वोच्च पद माना गया है। और आज तक ये सिर्फ 2 ही लोगों को इस फील्ड मार्शल से नवाजा गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दोस्तों की 1973 के रिटायरमेंट के बाद जो अलाउंस उनको मिलने चाहिए थे, जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई, क्योंकि उनके पीछे एक कॉन्स्पिरेंसी लग गई थी। एक बदनामी जानबूझ के उस समय की मीडिया और 1975 की इमरजेंसी में की गई थी, क्योंकि हंसी में मानेकशॉ को पूछा गया था कि अगर आप पाकिस्तान की तरफ से होते तो 1970 वॉर में क्या होता, तो उन्होंने सिंपल हंसी में जवाब दिया था कि पाकिस्तान जीतता। और इसी के चलते सरकार और उनके एटीट्यूड और उनका जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्वभाव था, उसी के चलते सरकार ने कुछ सुविधाएं अलायंस उनको नहीं दिया, फिर भी वो अपने तरीके से जीते रहे। तमिलनाडु में वो शिफ्ट हो गए, वेलिंगटन में उस समय पे, और जितनी भी फिर बाकी की लाइफ बची थी उन्होंने समाज सेवा और बाकी लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, बच्चों को ट्रेनिंग देने में इसी में बिताई। फिर आगे 2007 में जब देश के प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनको ये पता चला कि इतने बड़े महानुभाव को इस तरीके से ट्रीट किया गया है पिछले 30 सालों से, उनको वो बुरा लगा। वो वेलिंगटन में गए, सर मानेकशॉ को मिले और मानेकशॉ को 1.30 करोड़ का चेक दिया कि आपके जितने भी अलायंस गवर्नमेंट ने रोक रखे थे, पूरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट थे। उस समय पे सैम बहादुर मानेकशॉ 93 इयर्स के थे, मतलब बेड पे थे। उसके 1 साल बाद ही उनका देहांत हुआ। लेकिन चेक लेते वक्त उस समय पे भी उन्होंने सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो अब्दुल कलाम जी को दिखाया। उन्होंने कहा भारत सरकार का चेक है, बाउंस तो नहीं होगा ना। तो एपीजे अब्दुल कलाम भी हंसे, वो भी हंसे। ये एटीट्यूड था उस समय तक, जिस समय मतलब 93 ऑफ एज तक यही एटीट्यूड, यही सेंस ऑफ ह्यूमर मानेकशॉ ने रखा। इसी जाबाज ऑफिसर का 27 जून 2008 को न्यूमोनिया के बीमारी के चलते वेलिंगटन तमिलनाडु में देहांत हो जाता है 94 ऑफ एज में। लेकिन सबसे अफसोस की बात है कि इतने बड़े आदमी का देहांत होता है, जो इंडिया के पहले फील्ड मार्शल है, उनका देहांत होता है, लेकिन कोई लीडर वहां पे नहीं आता है, कोई मिनिस्टर वहां पे नहीं आता है, कोई प्रधानमंत्री, कोई प्रेसिडेंट ट्वीट नहीं करता है, मैसेज नहीं करता है, कुछ भी रिकॉग्निशन उस समय पे उस व्यक्ति को नहीं दिया गया, जो व्यक्ति भारत रत्न डिजर्व करता है। ये अफसोस की बात है, शर्म की बात है उस समय पे भारत सरकार के लिए और भारतीय लोगों के लिए। लेकिन खैर, आज
उनको ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं, हम हमेशा ऐसे महानुभावों को ट्रिब्यूट देते रहेंगे। लेकिन उससे भी बड़ा ट्रिब्यूट अभी विक्की कौशल के द्वारा उनको दिया जा रहा है। आने वाले दिसंबर में उनके ऊपर एक मूवी आ रही है सैम बहादुर। उम्मीद करता हूं कि विक्की कौशल जो है अपने कला से इनको अच्छी तरीके से ट्रिब्यूट दे और जिस चीज के लिए जो रिकॉग्निशन उनको उनके रिटायरमेंट के बाद नहीं मिला, वो रिकॉग्निशन इस मूवी के द्वारा पूरे भारत के सामने सैम बहादुर मानेकशॉ की बहादुरी, उनका पराक्रम और उनकी जीत, उनकी लीडरशिप क्वालिटी, ये सारी चीजें हमारे सामने है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। उम्मीद ये भी करता हूं कि वीडियो को आप लाइक करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे। आपकी अगर कोई राय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस कॉन्फिडेंस के साथ। आज मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।